तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि केवीएस के लिए जो ईवीएस है काफ़ी छोटा सा इसका सिलेबस है, इसकी क्लास में लेके आऊँगा। और सीडीपी के लिए कहा था दोस्तों कि उसमें भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और सीडीपी के लिए स्पेशली मैं कहूं तो आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र दूंगा और जिसको आप पढ़ लेते हैं। वस्तुतः ये एक हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, और इसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आपको केवीएस में सिलेक्शन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि अधिक से अधिक क्लास से जुड़िए और सारी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, सीधे पीडीएफ पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी जो भोजन के घटक होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। संतुलित आहार, इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है संतुलित आहार। देखिए, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो और जिसको एक विशेष आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए पर्याप्त माना जाए, या यूं कहें कि बड़े लोग हैं तो उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चे हैं तो उनको थोड़ा कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों के लिए जिस भोजन में जरूरी सभी पोषक तत्व मौजूद हो उसी को हम कहेंगे संतुलित आहार। सिर्फ एक प्रकार का खाना हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का हम खाना खाएंगे तो उसमें कोई एक ही प्रकार का पोषक तत्व हमें मिलेगा। हमें अलग अलग प्रकार के भोजन का प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें जो जरूरी हमारे लिए पोषक तत्व हैं, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो मिल सके ताकि हम स्वस्थ रहें। तो हमें अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। यहाँ पे कुछ मैंने कोट किया है दोस्तों, अब इसमें देख लीजिए। इसको डिटेल में भी मैंने एक नीचे साड़ी में दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रेशे शरीर को पोषण नहीं देते। अब यहाँ एक चीज़ है, न्यूट्रिशन नहीं देते। जो फाइबर होता है वो शरीर को पोषण नहीं देता है, लेकिन भोजन के परिसंचरण में, भोजन को पचने में ये मदद करता है। यदि भोजन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर है तो उसकी पाचन क्रिया स्मूथली होती है, तो ये पाचन में मदद करता है, लेकिन ये किसी तरह का पोषण नहीं देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो साबुत अनाज है, जो बिल्कुल ये कहें कि बिना दड़े हुए पिसे हुए अनाज है, उसमें फाइबर की बहुत सारी मात्रा होती है। सब्जियों में भी बहुत सारी मात्रा पाई जाती है फाइबर की। तो इस तरह से फाइबर जो होता है वो शरीर को पोषण तो नहीं देता, लेकिन भोजन को पचाने में ये काफ़ी मदद करता है। भोजन के परिवहन में, एक स्थान से दूसरे स्थान जो आंतों में भोजन की मूवमेंट होती है उसमें ये मदद करता है। प्रोटीन जो है ये वृद्धि में सहायता करता है। ये शरीर के बढ़वार में, जैसे हम कहते हैं कि बच्चा छोटा है तो उसको अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त चीज़ें आप खिलाइए ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से हो। तो ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इससे संबंधित यहाँ पे एक मैंने आपको सूची दी है, इनको आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। भोजन के घटक, अब इस यहाँ पे डिटेल मैंने आपको दे दिया है। पहले मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या काम होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये ऊर्जा देता है, और इसके स्रोत क्या क्या हैं तो गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि, ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। यानी आप याद करने के लिए इसको कह सकते हैं कि अनाज जो होते हैं, सीरियल्स जो होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। वसा, दूसरे नंबर पे वसा है, भोजन का ये एक अनिवार्य घटक है। और इसमें क्या होता है, वसा क्या देता है तो ये कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी ऊर्जा देता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग इसमें दोगुनी ऊर्जा देता है और घात रोधी आवरण बनाता है। ये घात रोधी आवरण का मतलब आप समझ लीजिए, हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे दिल हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, इन सारी चीज़ों को झटके से बचाने के लिए एक हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट में फैट बॉडीज़ होती हैं। आपने यदि मेढक का डाइसेक्शन किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा, स्पेशली हमें ये बताया जाता है कि इसके अंदर फैट बॉडीज़ हैं। और वो फैट बॉडीज़ क्या करती हैं, मेढक में तो उसका काम थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब वो हाइबरनेशन या एक्टिवेशन में जाता है तो वहाँ पे उसको ऊर्जा वो फैट बॉडीज़ देती हैं। लेकिन हमारे शरीर में इसी तरह की एक आकृति बनती है जो वसा से बनी होती है। वो जो कोमल अंग है
उनकी बाहरी आघात से वो रक्षा करती हैं फैट बॉडीज़। तो ये आप समझिएगा कहाँ कहाँ मिलता है ये वसा। तो दूध, पनीर, मक्खन, घी इत्यादि जो फैटी चीज़ें होती हैं इसमें बहुत दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा है प्रोटीन। ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ये ज़रूरी चीज़ है। ये क्या करता है, कार्य क्या है इसका, तो वृद्धि करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, टूट फूट की मरम्मत करता है। जैसे चोट लग गई आपको तो उसमें शरीर में इस तरह की कोशिकाओं का निर्माण होता है प्रोटीन की मदद से कि वो घाव भरने में मदद होती है। सोयाबीन, दूध, अंडा आदि में ये पाया जाता है। हम सभी जानते हैं सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो ये हमें याद रखना है। दूध एक ऐसी चीज़ है, आपने देखा होगा कि यहाँ भी दूध लिखा है, नीचे भी दूध लिखा है। तो दूध को कंप्लीट आहार, संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़रूरी सभी पोषक तत्व, थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में सही, लेकिन सभी ज़रूरी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। विटामिन, तो यहाँ प्रोटीन के बारे में एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके खोजकर्ता कौन है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जी वर्जिलियस हैं इसके खोजकर्ता जो हैं, जी वर्जिलियस। तो इन्होंने प्रोटीन की खोज की, याद रखिएगा, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा है विटामिन। तो विटामिन का क्या काम है ये देख लीजिए, विटामिन का क्या काम है। तो ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। जैसे हमें जो एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में, या यूं कहें कि WBC बनता है, सॉरी, तो वो ये कणिकाएं बनने में ये मदद करता है। और WBC हम जानते हैं कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित होती हैं। ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो फल, सब्जियां, दूध इत्यादि में ये पाया जाता है। अगला हमारा है फाइबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, या रुक्षांश कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो इससे आप कंफ्यूज न होइएगा, ये फाइबर ही है, या रुक्षांश कहीं पे लिखा हुआ है। तो ज़रूरी ये होता है कि पेपर में इंग्लिश टर्म भी आप पढ़ लिया करिए, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ये क्या करता है, पाचन क्रिया में मदद करता है। कहाँ कहाँ मिलता है, तो साबुत अनाज, जैसे खड़े अनाज है, कुछ भी हो गया, गेहूँ, चावल, जो भी है, खड़े अनाज में ये पाया जाता है। छिलका युक्त दाल, जैसे हम लोग तो दाल बनाते हैं तो छिलका उतार देते हैं, लेकिन नहीं उतारना चाहिए, इसको छिलका युक्त ही कभी कभार हमें दाल का जो है सेवन करना चाहिए। इससे ज़रूरी पोषक तत्व जो हैं वो हमें मिलते ही हैं, साथ साथ हमें वहाँ से काफ़ी सारा फाइबर भी मिल जाता है जो पाचन में मदद करता है। फल में भी ये होता है, फल के बारे में तो कहा ही जाता है कि इसका सेवन हमें लगातार करना चाहिए। जल और खनिज, ये भी एक भोजन का अनिवार्य घटक है दोस्तों। मिनरल्स, तो यहाँ क्या होता है, ये किसी तरह का पोषण तो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी पोषक तत्वों के जो अवशोषण है उसमें मदद करता है। शरीर में जैसे भोजन पचता है, फिर इसका अब्जॉर्प्शन होता है, तो इस अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसमें ये मदद करता है। शरीर के टेम्परेचर कंट्रोल, जो शरीर का तापमान नियंत्रण होता है उसमें भी ये मदद करता है। साथ साथ रोगों से रक्षा भी होता है। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो दूध, सब्जियां और जल तो ये है, ये पानी है तो पानी तो रहेगा ही। तो ये चीज़ें हो गई, तो ये सारी इसका आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, और समय समय पे यदि आप देखते रहते हैं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भोजन का चूँकि चल रहा है, तो यहाँ इसमें एक मिड डे मील है। हम सभी जानते हैं कि ये हमारे जो विद्यालय है उसमें चलाया जाता है, और ये पूरे देश में चलाया जाता है दोस्तों। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त संतुलित आहार देने का निर्णय 2001 में लिया गया था, लेकिन इसको शुरू कब किया गया, तो ये 2004 में इसको लागू किया गया। यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें ये मिड डे मील दिया जाता है। तो 2004 से पूरे भारत में, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, पूरे सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना जो है वो आच्छादित है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस योजना का नाम अब बदल चुका है, इसको कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है, कभी आपसे पूछ सकता है कि जो MDM है, जो मिड डे मील है, उसका अभी अभी क्या नाम हो गया है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और आप लोग याद कर लीजिए, इसको याद करना ज़रूरी है, प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब इस योजना में शामिल कर लिया गया है। यानी अब प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के जो भी सरकारी स्कूल हैं वो MDM से आच्छादित हैं। चलिए
आगे चलते हैं और कुछ क्षेत्रीय व्यंजन है दोस्तों। चूँकि आप नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपसे क्षेत्रीय व्यंजनों के बारे में पूछा जा सकता है। भोजन पाठ्यक्रम में देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भोजन बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्या दिक्कत है, लेकिन केवीएस ने वहाँ पे साफ किया है कि प्रश्नों का जो स्तर होगा वो 12th लेवल तक हो सकता है। तो चूँकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो आपसे विभिन्न राज्यों के व्यंजन भी पूछे जा सकते हैं। कुछ के नाम यहाँ पे मैंने दे दिए हैं, इसको एक नज़र इस पे डाल लीजिए, आपको मदद मिलेगी। यहाँ पे असम में क्या है, तो असम में बनता है मसूर टेंगा, ये एक मछली है, बांस की जो कोपले होती है उसको ये लोग खाते हैं, और चावल जो मुख्य व्यंजन है, जो खाद्य पदार्थ है उनके नाम है यहाँ पे। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, तो पश्चिम बंगाल में झींगा मछली जो एक होती है, संदेश मिष्टी यानी रसगुल्ला जो होता है, तो यहाँ का जो लोकप्रिय व्यंजन है। नागालैंड में क्या है, तो बांस के कोपल मोमोन। एक चीज़ देख लीजिए आप यहाँ पे कि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जैसे असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, तो ये यहाँ पे जो खान पान है मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। जैसे देखिए बांस की कोपलों का जिक्र यहाँ भी आ गया, और यहाँ नागालैंड में भी बांस के कोपल यहाँ भी आ गया, और मोमोज भी ये लोग काफ़ी चाव से खाते हैं। अब गोवा पे आ जाते हैं, तो गोवा में क्या क्या है, तो वहाँ भी मछली ये खाते हैं लोग काफ़ी चाव से। नारियल के तेल में ये बनी होती है, हम जानते हैं कि गोवा में नारियल काफ़ी सारा होता है, तो वहाँ पे मछली ये लोग उसी तेल में बनाते हैं। अगला केरल है, तो केरल में क्या क्या खाया जाता है, अवियल एक यहाँ का मिश्र, ये पूछा जा चुका है दोस्तों, तो अवियल मिश्रित सब्जी एक होती है, और एक इनका व्यंजन जो लोकप्रिय है वो है टैपियोका। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, ये कुछ के नाम ही मैंने यहाँ पे दिए हैं। आप लोग, मैंने पहले ही कहा कि किताबों में आप लगे रहिए और चीज़ों को आप बारी बारी से देखते रहिए। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो कौन कौन से इनकी कमी से रोग होते हैं उसके बारे में एक छोटा सा यहाँ पे मैंने दे दिया है। विटामिन ए की कमी से सभी जानते होंगे रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, यानी थकावट आपको हमेशा महसूस होगी। बेरी में क्या होता है, आपको थकावट हो जाती है, मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं और आपको हमेशा थका सा लगता है कि ये हम थके हुए हैं, कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। रतौंधी में देखने में दिक्कत होती है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये स्कर्वी क्या होता है, तो मसूड़े जो होते हैं, हमारे दांत के जो मसूड़े हैं उनसे ब्लड का रिसाव शुरू हो जाता है। तो ये एक तरह से कहें कि जो पकड़ है दांतों की, जो पकड़ है मसूड़े की पकड़ दांतों पे, वो कमज़ोर होने लगती है। तो सी की कमी से ये होता है। डी की कमी से क्या होता है, तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और ऑस्टियोमैलेशिया एक आप लोगों ने सुना होगा, तो यहाँ ये बड़ों में होता है, बच्चों में इसको रिकेट्स बोला जाता है। के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत होती है, जो रक्त का थक्का जमता है तो उसमें दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ये मैंने इसलिए दिया ताकि आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ के आएँ, और इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लाऊंगा। ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे थोड़ी सी आपको बता दी संदर्भ के लिए, और आप लोग इसको विस्तृत रूप में पढ़ के आएंगे तो फिर हम आगे बातचीत करेंगे। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि कृपया आप इस चैनल से अधिक जुड़िए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।